नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर का ट्रेड सेटअप कैसा देखने को मिला, दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, और साथ ही साथ दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई और उनका एक्शन किस तरह से दिखा स्टॉक्स पर, ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले एक मार्केट का अपडेट ले लेते हैं। और अब बाजार में आज हमने देखा कि लगातार 8वें दिन भी गिरावट थी। निफ्टी करीब 88 अंक गिरकर 17,304 पर बंद हुआ और दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल बना रहा, लेकिन आज भी कमजोरी ही देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी देखिए, यहाँ पर भी दिन भर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव था। आधे कुछ घंटों में रिकवरी करने की भी कोशिश की, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो लाल निशान में ही देखने को मिली और करीब करीब 38 अंक नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर बढ़त के साथ कारोबार करा था, तो 1:1 का रेशियो था। और आज एक्शन हमने देखा कि मिड कैप स्टॉक्स में काफी अच्छा देखने को मिल रहा था। एक्शन वाले स्टॉक्स की बात करें तो आज अदानी ग्रुप शेयरों का दिन था, काफी अच्छी रिकवरी वहां पर देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइजेस था आज का टॉप गेनर, जिसमें कि 13% का उछाल आज हमने देखा स्टॉक में। और इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी ग्रीन में भी करीब 4 से 6% की मजबूती आज के सेशन में देखने को मिली है। वहीं जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक भी आज फोकस में था। एफएनओ बैंड से हटने की जो खबर आई उसके बाद जी एंटरटेनमेंट में भी हमने 6% का उछाल देखा कल की गिरावट के बाद। आज वेदांता के स्टॉक में भी प्रेशर था। वेदांता रिसोर्सेज में कर्ज की चिंता अब बनी हुई है और इसके चलते आज हम देख रहे थे कि वेदांता भी दिन भर कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा था। उसके अलावा पेटीएम की बात करें तो कल की अच्छी तेजी के बाद आज गिरावट देखने को मिली। कल क्योंकि जो बात की जा रही थी सुनील मित्तल के हिस्सेदारी खरीदने की, उस बात को खारिज कर दिया है खुद सुनील मित्तल ने। और उनका कहना है कि ये जो भी खबरें निकल कर आ रही थी ये सिर्फ रूमर्स है। तो उसके चलते आज पेटीएम के शेयर में हमने देखा कि 6% का दबाव आज के सेशन में देखने को मिला है। निफ्टी के और चढ़ने वाले गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज एशियन पेंट्स में करीब 3% की मजबूती थी। ब्रिटानिया, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट और महिंद्रा महिंद्रा भी आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें निफ्टी के, तो आज सिप्ला में गिरावट थी। कंपनी के प्लान की जांच हुई जिसमें कुछ आपत्तियां भी पाई गई, उस वजह से 4.5% से ज्यादा की गिरावट आज सिप्ला में देखने को मिली। वहीं मेटल स्टॉक्स ने भी आज दबाव बनाने का काम किया। हिंडाल्को, टाटा स्टील में भी आज गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर डिमांड में स्लो डाउन की बात चल रही, जिसके चलते हमने 2 से 3% की कमजोरी देखी। डॉक्टर रेड्डीज और ओएनजीसी भी आज करीब करीब 2% की वीकनेस के साथ कारोबार कर रहे थे। मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो आज का टॉप परफॉर्मर था जेएसडब्ल्यू एनर्जी, करीब 13% की बढ़त यहाँ पर थी। येस बैंक में आज करीब 6.5% की तेजी थी। और इसके अलावा एस्कॉर्ट्स कुबोता यहाँ पर 4.5% की तेजी थी। और बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव कमेंट्स निकल कर आए, खरीदारी की सलाह दे रहे थे वो। इसके चलते आज बैंक ऑफ इंडिया भी दिन भर तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। तो कुल मिला के बात करें तो आज मार्केट में हमने देखा कि मेटल, ऑयल एंड गैस और फार्मा शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया। वहीं रियल्टी, पावर और ऑटो स्टॉक्स जो थे वो आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो ये तो था मार्केट का एक्शन। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में दिग्गज एक्सपर्ट्स की हमारी लगातार बात हो रही है, क्योंकि पिछले काफी समय से दायरे में कारोबार कर रहा है बाजार। तो ऐसे में मार्केट में किस तरह का व्यू होना चाहिए, इस पर हमने डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के सीईओ अजय श्रीवास्तव से बातचीत की। और उनका कहना है कि घरेलू बाजार पर मॉनसून का ज्यादा असर नहीं दिखेगा। निवेशकों को मॉनसून के बजाय पीई और ग्रोथ देखकर निवेश का नजरिया बनाना चाहिए, साथ ही कैपिटल गुड सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। देखिए, पहली बात बताता हूँ आपको, अखबारों पे इतना मत दीजिए, आपका अखबार भी है, लेकिन बताइए कि कल मैं बता रहा हूँ शाम को एकदम बहुत बढ़िया मौसम था दिल्ली में, ठंड थी काफी दिल्ली में, वॉक पे हम गए थे रात को। तो ये जितना कह रहे हैं एल नीनो है, अभी गर्मी शुरू हो गई, ये सबको बिल्कुल जैसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहेंगे, बकवास, एब्सोल्यूट बकवास। नथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग हियर। बिल्कुल बहुत बढ़िया मौसम है दिल्ली में, अभी बाहर निकल जाइए आप और शाम को निकलिए तो उसको आप डिस्काउंट कर दीजिए उसको ना। क्या कल क्या होगा, बारिशें होंगी नहीं होंगी, इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है। ये अंदाजा जरूर है कि आज की तारीख में जो अखबार छाप रहे हैं बिल्कुल गलत छाप रहे हैं, उस पर आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कर दीजिए उस चीज को। दूसरी बात है, हमारी जैसे इकोनॉमी के अंदर में मॉनसून का इफेक्ट है, पर इतना नहीं जितना हम लोग इकोनॉमी में
विशेषज्ञ बोलते रहते हैं, इकोनॉमिस्ट बोलते रहते हैं कि होगा। भाई आप खाना खाएँगे, आप दूध पिएँगे, आप ऑफ़िस जाएँगे ना, चाहे बारिश होगी, नहीं होगी, आप टूथब्रश नहीं करेंगे क्या सवेरे? आप नहाएँगे नहीं क्या? आप शैम्पू नहीं यूज़ करेंगे? सो द पॉइंट इज़ कि देखिए एग्रीकल्चर का इनकम पे होता है इम्पैक्ट, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे होगा इम्पैक्ट, इनको सपोर्ट करने पे हो सकता है इम्पैक्ट, पर ये कहना कि उसके लिए हमारी अब स्टॉक मार्केट मॉनसून डिपेंडेंट है, बहुत ही गलत बात होगी हमारे हिसाब से। और उसको अगर आप सिंपल निवेशक हैं, आप उसको थोड़ा बहुत उसको इग्नोर करके ये चलिए, आप अपने स्टॉक पे देखिए कि आपको अच्छे पीई पे एंट्री मिलती है। इस साल मॉनसून नहीं आएगा, 6 महीने बाद में बारिश तेज हो जाएगी, तो फिर बोलेंगे आप स्टॉक खरीद लीजिए आप। तो स्टॉक के लिए आपको मॉनसून नहीं देखना, स्टॉक के लिए आपको पीई देखनी है। और 2032 तक रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य को हासिल करने के लिए 22 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की जरूरत होगी। इस खबर पर और जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश को आकर्षित करना चाहती है और उसके मकसद से तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर इंडस्ट्री के साथ चर्चा हुई है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थीं, जिसमें इस बात की रणनीति बनी है कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो कैसे तैयार किया जाए और साथ ही साथ इंडस्ट्री को रेगुलेटरी नॉर्म्स की जहां तक बात है उस पर फर्दर किस तरह की रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, इस मसले पर रणनीति बनी है। ऊर्जा मंत्रालय का जो अनुमान है उसके हिसाब से 2032 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करीब 22.2 लाख करोड़ के निवेश की ज़रूरत जो है होगी और उस हिसाब से रणनीति तैयार की गई है। जहां तक पंप स्टोरेज सिस्टम का सवाल है, 2032 तक इस सेगमेंट पर करीब 79,000 करोड़ रुपए के निवेश की ज़रूरत होगी। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करें तो 2032 तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ज़रूरत जो है वो होगी और इसको ध्यान में रखते हुए ये इन्वेस्टमेंट प्लान की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इंडस्ट्री ने इस बैठक में सरकार से और ज़्यादा इंसेंटिव्स देने की मांग की है, टैक्स क्रेडिट की मांग की है और साथ ही साथ जो वीजीएफ स्कीम है उस तर्ज पर और स्कीम लाने की वकालत की है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा निवेश बढ़ाने में मदद मिल पाए। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी स्टोरेज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे जो मिनरल है उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। लिहाजा सरकार से इस बात की मांग की है कि इस डिमांड को पूरी करने के लिए रणनीति तैयार की जाए। जहां तक बजट में जो अनाउंसमेंट था 4000 मेगावाट आवर के बैटरी स्टोरेज सिस्टम के डेवलपमेंट से संबंधित जो वीजीएफ प्लान की घोषणा वित्त मंत्री ने की थी उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए उसकी भी रणनीति इंडस्ट्री के साथ बनी है, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो स्टैंड अलोन डेवलपर्स होंगे उनको वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए ये शर्त है कि वो डिस्कॉम्स को कुल कैपेसिटी का 85% जो है डिस्कॉम्स को सप्लाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कल फरवरी के ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं और ये आंकड़े कैसे रह सकते हैं ये समझने के लिए चलते हैं सृष्टि के पास। सृष्टि, बताइए। दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके की उम्मीद उन्हें करनी चाहिए अलग अलग सेगमेंट से और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस बार सेगमेंट होगा ट्रैक करने के लिए वो होगा टू व्हीलर सेगमेंट, जहां पे फाइनली एक इम्प्रूवमेंट यानी कि एक सुधार की हम उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि मंथ ऑन मंथ अगर हम देखें तो एक लौता ये सेगमेंट हो सकता है जहाँ पे सेल्स में हम इम्प्रूवमेंट आते हुए देख सकते हैं और उसके पीछे की वजह यह है कि जो उत्तरी भारत में जो वेडिंग सीजन था उसको लेकर डिमांड जो है वो बेहतर रही है। साथ ही अर्बन और रूरल मार्केट को कंपेयर करें तो अर्बन मार्केट जो है उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है रूरल के मुकाबले, पर रूरल से अभी भी सपोर्ट आना बाकी है। पर इस बार के नंबर्स अगर हम देखें तो हीरो मोटोकॉर्प ले लीजिए, बजाज ऑटो या टीवीएस मोटर्स, इन सभी में हम सिंगल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे भी आते हुए दिखेंगे। वहीं आयशर मोटर्स की बात करें तो 27% की वहां पे साल दर साल हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। लगभग सपाट बिक्री रह सकती है महीने दर महीने अगर हम इस नंबर को देखें तो। पर ये नंबर काफी अहम होगा क्योंकि टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट्स डेटा पे भी हमारी नजर रहेगी। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हालांकि डीलर्स ये बता रहे हैं कि इंक्वायरी लेवल में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, पर जो बुकिंग नंबर्स है वो अभी भी हेल्दी हैं। अगर हम मंथ ऑन मंथ देखें तो सभी नंबर्स में हम जो देख पाएंगे कि सिंगल डिजिट डिक्लाइन हम आते हुए देख सकते हैं, बट साल दर साल ये बिक्री अभी भी हेल्दी ही देखने को मिल रही है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इंडस्ट्रियल सेगमेंट ने अच्छा सपोर्ट किया है। वहीं एग्रीकल्चर से जो डिमांड है वो इतनी मजबूत नहीं है। इसके बावजूद अगर हम देखें तो मात्र सिंगल डिजिट
डिजिट डिक्लाइन आप सभी नंबर्स पे आते हुए देख सकते हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर यानी एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात करें तो वहां पे इस बार जो हीट वेव आने वाली है उसको लेकर काफी ज्यादा चिंताएं बरकरार हो रही हैं। साथ ही कैश फ्लोज जो है काफी कम होते हुए नजर आए हैं किसानों के पास, जिसके चलते ट्रैक्टर्स की डिमांड इस बार थोड़ी सी आपको कमजोर आती हुई जरूर दिखेगी। M&M के नंबर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि 17% की यहाँ पे महीने दर महीने गिरावट हम आते हुए देख सकते हैं। और एस्कॉट्स की बात करें तो मामूली सी 5% की बढ़त जो है हमें वहां पे आते हुए दिख सकती है। तो ये पूरे ही अनुमान सभी सेगमेंट वाइज, पर सबसे अहम होगा टू व्हीलर सेगमेंट पे नजर रखना। तो ये थे ऑटो बिक्री के अनुमान, सृष्टि अभी हमें बता रही थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।